नमस्कार। आज हम सौरव के एक लेख पर थोड़ी गहरी नजर डाल रहे हैं। इसका नाम है थीसिस, परिकल्पना और शोध प्रश्न निर्माण। हाँ, नमस्कार। और ये लेख बहुत काम का है, क्योंकि अक्सर अच्छा खासा शोध भी शुरू में ही अटक जाता है। सही कहा। अगर सवाल ही ठीक न पूछे गए हो तो ये लेख इसी मुश्किल को हल करने में मदद करता है। बिल्कुल। सौरव का एक बड़ा दिलचस्प नजरिया है इसमें। वो कहते हैं कि ये जो शोध प्रश्न और परिकल्पनाएं हैं ना, ये किसी थीसिस के लिए एक कंपास की तरह काम करती हैं। बिल्कुल सही, दिशा दिखाने वाला कॉम्पास। हाँ, दिशा भी, और ये भी कि शोध कितना फैलेगा, उसका मकसद क्या है। इनके बिना तो मतलब पूरी रिसर्च भटक सकती है। और इसमें ना एक आम कंफ्यूजन होता है, शोध प्रश्न और परिकल्पना के बीच का फर्क। हाँ, ये समझना जरूरी है। देखिए, शोध प्रश्न जो है वो एक तरह से खोजबीन करता है। वो पूछता है कि भाई एक्स और वाई में क्या रिश्ता है, या ए बी को कैसे प्रभावित करता है। मतलब ये जानने की कोशिश है। अच्छा, तो ये एक्सप्लोरेशन वाले सवाल हो गए। फिर परिकल्पना, वो क्या चीज है? परिकल्पना वो एक कदम आगे है। वो सिर्फ पूछती नहीं, वो एक अंदाजा लगाती है, एक तरह की भविष्यवाणी जिसे हम जांच सकें। ये महत्वपूर्ण है। हाँ। जैसे हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि एक्स और वाई में क्या रिश्ता है। हाँ। हम कह रहे हैं हमें लगता है कि एक्स और वाई के बीच एक खास रिश्ता है, और फिर हम डेटा इकट्ठा करके देखते हैं कि ये बात सही है या नहीं। यही है परिकल्पना का टेस्ट होना। समझ गई। और सौरव इस पर भी बहुत जोर देते हैं कि ये सवाल और ये अंदाजे ये सीधे आपके शोध के लक्ष्य से जुड़े होने चाहिए। बिल्कुल। मतलब आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि मैं असल में क्या खोजना चाह रहा हूँ। हाँ। और क्या मेरे पास कोई तरीका है इसे आंकड़ों में नापने का। हाँ, या जवाब देने का। अगर जवाब नहीं मिल सकता या नाप नहीं सकते तो फिर उसे बदलना होगा। हाँ। सवाल को या परिकल्पना को। सौरव की सलाह यही है। सही। और इसी से जुड़ा एक और मुद्दा है भाषा का। हाँ, भाषा एकदम साफ और सटीक होनी चाहिए। कोई अस्पष्टता नहीं, कोई मुश्किल शब्दावली नहीं, जहां तक हो सके। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है एक अच्छे सवाल का, उच्च शिक्षा में छात्रों के लिखने की क्षमता पर ऑनलाइन साथियों की प्रतिक्रिया का क्या असर होता है। हाँ, ये एकदम नपा तुला सवाल है। पता है क्या पूछ रहे हैं? और इसकी तुलना में अगर हम बस ये पूछें कि क्या साथियों की प्रतिक्रिया उपयोगी है, तो ये बहुत धुंधला है। उपयोगी किसके लिए, किस मायने में, कुछ साफ नहीं है ना। बिल्कुल। और इसी तरह एक अच्छी परिकल्पना का उदाहरण भी दिया है उन्होंने। हाँ, कि जिन छात्रों को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से साथियों की प्रतिक्रिया मिलती है, उनके लिखने के स्कोर में ज्यादा सुधार होगा उन छात्रों के मुकाबले जिन्हें प्रतिक्रिया नहीं मिलती। ये जांचा जा सकता है। आप 2 ग्रुप बना सकते हैं, डेटा ले सकते हैं। एकदम। और सही सवाल चुनने के लिए ये भी जानना जरूरी है कि सवाल होते कितने तरह के हैं। हाँ, उन्होंने कुछ प्रकार बताए हैं, जैसे वर्णनात्मक, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। सही। ये बस बताते हैं कि क्या हो रहा है, किसी चीज का हाल बयान करते हैं। फिर आते हैं तुलनात्मक, कंपैरेटिव। क्या दो चीजों में कोई फर्क है। हाँ। और फिर सहसंबंधात्मक, कोरिलेशनल, क्या 2 चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, ए और बी के बीच कोई रिश्ता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। सहसंबंध का मतलब ये नहीं कि एक चीज दूसरी का कारण है। हाँ, ये बहुत आम गलती है। जैसे वो मुर्गे और सूरज वाला उदाहरण। बिल्कुल। मुर्गा बांग देता है, सूरज निकलता है। दोनों में सहसंबंध है, पर मुर्गे के बांग देने से सूरज नहीं निकलता। सही कहा। कारण जानने के लिए तो फिर उसके लिए होते हैं कारणात्मक सवाल, कॉजल क्वेश्चंस। क्या एक्स ही वाई का कारण है? और इसे साबित करने के लिए ज्यादा मजबूत रिसर्च डिजाइन चाहिए होता है। ये फर्क समझना वाकई बहुत अहम है। अच्छा, अब परिकल्पना पर वापस आते हैं। एक मजबूत परिकल्पना में क्या गुण होने चाहिए? देखिए, एक अच्छी परिकल्पना, जिसन ने कहा, साफ होती है, एकदम फोकस्ड, और वो किसी ना किसी थियरी या पिछले सबूत पर आधारित होती है, हवा में नहीं होती। ठीक है। और सबसे जरूरी, उसे टेस्ट किया जा सके उपलब्ध तरीकों से। हाँ, और इसे अक्सर 2 हिस्सों में देखा जाता है ना, शून्य परिकल्पना और वैकल्पिक परिकल्पना। बिल्कुल। H0 और H1। ये शून्य परिकल्पना H0 ये शुरू में थोड़ी अजीब लगती है। इसका क्या मतलब होता है कि कोई असर नहीं है? हाँ, मूल रूप से यही। शून्य परिकल्पना कहती है कि कोई प्रभाव नहीं है या कोई संबंध नहीं है। जैसे माइंडफुलनेस ट्रेनिंग का छात्रों के तनाव पर कोई असर नहीं होता। अच्छा। शोधकर्ता असल में इसी को गलत साबित करने की कोशिश करता है। वो सबूत ढूंढता है इसे खारिज करने के लिए। और अगर वो इससे खारिज कर पाता है तो फिर उसकी वैकल्पिक परिकल्पना H1, यानी कि माइंडफुलनेस ट्रेनिंग तनाव कम करती है, उसको एक तरह से समर्थन मिलता है।
ये वैज्ञानिक तरीका है किसी दावे को जांचने का। समझ गए। तो सौरभ का जो निचोड़ है वो यही लगता है कि भाई अच्छी रिसर्च करनी है तो अच्छे सवाल पूछो और ऐसे अंदाजे लगाओ जिन्हें तुम जांच सको। हाँ, और ये सिर्फ कोई एकेडमिक फॉर्मेलिटी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो खोज की शुरुआत है। सही कहा। इसलिए जिज्ञासु होना, सटीक होना और एक वैज्ञानिक सोच रखना ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और जाते जाते इस पर सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। ये जो कला है ना, सही सवाल बनाने की और परीक्षण लायक अंदाजे लगाने की, ये सिर्फ थीसिस लिखने या एकेडमिक रिसर्च तक ही सीमित नहीं है। सोचिए हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी। हाँ, कैसे? जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हों या कुछ नया सीख रहे हों, अगर हम शुरू में ही रुककर स्पष्ट और सही सवाल पूछना सीख जाएं, अच्छा, तो ये पूरी प्रक्रिया को और उसके नतीजे को कितना बेहतर बना सकता है ना? हाँ, बात तो सही है। ये सिर्फ रास्ता दिखाने वाला कंपास नहीं रहेगा, फिर शायद मंजिल की क्वालिटी भी तय कर सकता है। सोचने वाली बात है।